हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था वाटर के बारे में कि क्या वाटर होता है। वाटर एक कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या है। ठीक है, हमने देखा था अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कहाँ कहाँ है। जैसे अगर अपन बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की, तो वाटर जो है वो रिवर्स की फॉर्म में सी, लेक, आइस ग्लेशियर, स्नो कैप्स, वाटर वेपर और स्टीम की फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। लेकिन क्या हम इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो हमने ये चीज़ देखी थी बार ग्राफ के थ्रू कि हम कुछ ही अमाउंट वाटर को है यूज़ कर सकते हैं और कुछ ही परसेंट वाटर जो है हमारे एनवायरनमेंट में एज ए यूजेबल फॉर्म में प्रेजेंट है। मीन्स 0.003% हमने देखा था कि फ्रेश वाटर प्रेजेंट है जिसे हम इजीली कंज्यूम कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो हमने ये देखा वहाँ पर कि इतना सारा वाटर जो है वो 97% अगर हम बात करें तो सी वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो सी वाटर का अब हम क्या करेंगे? क्या ये वाटर हमारे लिए यूजेबल नहीं है? क्या हम इसका यूज़ नहीं ले सकते? ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहली बात तो कि जो वाटर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और क्या होता है उसका कलर, टेस्ट, ठीक है, पीएच। तो ये सब इसमें आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वाटर किस तरीके से रिएक्ट करता है, कौन कौन से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। अगर वाटर रिएक्ट करेगा मेटल्स के साथ तो क्या बनाएगा, क्या वाटर नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। ठीक है, वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, हमने क्या सीखा था उस दिन कि वाटर जो है उसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर मेटल की हम बात करें, मेटल की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो ऑक्साइड्स बनते हैं। अगर हम वाटर से कराएंगे तो हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों? हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे। जैसे अगर अपन बात करें सोडियम है, सोडियम को हमने पानी में डाल दिया तो ये क्या बना लेगा? हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और साथ ही साथ क्या रिलीज़ करेगा? हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस क्यों रिलीज़ हुई? देखो बच्चों, जो H2O है वो अपने रेस्पेक्टिव आयंस में यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। जब वो अपने आयंस में ब्रेक होता है तो H+NOH- का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर सोडियम प्रेजेंट है, ये सोडियम जो है इससे कंबाइन हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? H+। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा? हाइड्रोजन की फॉर्म में। क्यों आ जाएगा ये चीज़ सीखेंगे हम कब? जब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। सबसे पहले हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर की तरफ। तो हेडिंग डालें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आपने पढ़ा है मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ वाटर के बारे में। जो वाटर की मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है उसमें क्या है बच्चों? वाटर जो है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है और ऑक्सीजन से बना हुआ है। ठीक है, अब हाइड्रोजन जो गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। दोनों को कंबाइन कर दिया, क्या बन गया? वाटर। लेकिन वाटर किस स्टेट में है? स्टेबल स्टेट क्या है वाटर की? लिक्विड स्टेट है। ठीक है, तो हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं कि वाटर इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ H2 and O2 गैस फॉर्मिंग वाटर मॉलिक्यूल H2O। आप बैलेंस कर लें इसको। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। ये क्या था हमारा? हाइड्रोजन गैस। ये क्या है हमारी? ऑक्सीजन गैस। और क्या बन गया हमारे पास? वाटर। ठीक है, अब इसमें आप ये चीज़ ऑब्जर्व करें कि जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल डिफरेंट है। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है, अगर फायर लगती है तो उसको आगे बढ़ाने में, मीन्स कंबशन करवाने में हेल्प करेगी। हाइड्रोजन जो है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। लेकिन क्या ये चीज़ वाटर में होती है क्या? नहीं होती। वाटर जो है वो फायर को एक्सटिंग्विश करने में हमारे काम आता है। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स। ये बात हमने
सीखी। तो फर्स्ट पॉइंट में हम यही चीज़ मेंशन करेंगे कि हाइड्रोजन इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, ठीक है, इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। सेकेंड, ऑक्सीजन इट सपोर्ट्स, क्या सपोर्ट करेगा, कंबशन को सपोर्ट करेगा। किसी भी चीज़ में अगर आपने फायर हो रही है, लगाई है, तो क्या होगा, वो आगे बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, ठीक है। और कौन सी ऐसी गैस है जो उसको एक्सटिंग्विश कर देगी, कार्बन डाइऑक्साइड, आगे जाके पढ़ेंगे आप, ठीक है। अब जो वाटर है ये एक्सटिंग्विश कर देगा क्या, फायर को एक्सटिंग्विश कर देगा, ठीक है। आपने घर में देखा होगा, कहीं पर भी हमारे घर में अगर फायर कैच होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पानी डालते हैं। पानी डालते ही क्या होगा, वो आग जो होगी वो बुझ जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में, तो क्यों बुझ जाएगी, बिकॉज इट हैज़ द प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आपने इस चीज़ से क्या सीखा कि द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू एलिमेंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द इट्स रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स। आई बात समझ में, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, बिल्कुल ही अलग, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की ओर चलते हैं हम। सेकेंड पॉइंट अगर अपन बात करें तो वाटर की प्रॉपर्टीज़ के लिए हम कहें तो वाटर कैसा दिखता है बच्चों, वाटर जो होता है, वाटर इज कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का मतलब नो स्मेल। वाटर इज कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब लाइट कैन पास थ्रू इट, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं अपन, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो चार प्रॉपर्टी है वाटर की, कलरलेस होगा, टेस्टलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा और कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट मैंने आपसे कहा था कि जो वाटर है बच्चों, इट एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स। ऑल थ्री फॉर्म्स मीन्स it can exist in solid form, it can exist in liquid form and also in gaseous form। अगर हम बात करें सॉलिड फॉर्म की तो आइस कैप्स के फॉर्म में होगा और ग्लेशियर्स की फॉर्म में होगा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिक्विड में तो लिक्विड रिवर्स की फॉर्म में होगा, लेक्स है, ओशियंस है, ठीक है। तो ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में। अगर अपन बात करें गैस की फॉर्म में तो वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर और स्टीम। तो हमने ये बात कल भी कही थी और दोबारा से हमने ये चीज़ नोट डाउन की कि वाटर, यहाँ पर आप लिख लें हैशटैग लगा के, वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स, दैट इज solid, liquid and gas, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ नंबर के पॉइंट में हम ये सीखेंगे कि जो प्योर वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैंने लास्ट टर्न पे जब लास्ट हमने लेक्चर लिखा था तो हमने क्या सीखा था, बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस कब है, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा बच्चों, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के बराबर 1 atm जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यही 1 एटमॉस्फेरिक आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है 760 mm ऑफ Hg। mm मतलब मिलीमीटर, ठीक है। तो 760 mm ऑफ Hg लिखें या फिर 1 एटमॉस्फेरिक लिखें, बात एक ही होती है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिफ्थ नंबर का पॉइंट देख लेते हैं हम। फिफ्थ नंबर के पॉइंट में हम पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट।
तो 5th नंबर आप लिखें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कितना होता है, याद करें मैंने आपको पढ़ाया था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। और कब होगा ये कंडीशन, कब होगी, एट 760 mm ऑफ Hg मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई बात समझ में? तो आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख लें या 760 mm ऑफ Hg लिख लें, बात बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, एक बार और दोबारा से बात कर लेते हैं। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा जैसे जैसे आप प्रेशर को कम कर देंगे, और बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चों वो इंक्रीज होगा जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते रहेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। अब प्रेशर को इंक्रीज करने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं प्रेशर डिक्रीज कर दूंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्योर वाटर जो होता है बच्चों, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि प्योर वाटर जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इतनी इजीली नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए आपने एक वाटर लिया, वाटर के अंदर आपने नॉर्मल कॉमन सॉल्ट है NaCl उसको डिजोल्व कर दिया। डिजोल्व करने के बाद जब आप इलेक्ट्रिकल सेटअप लगाएंगे तो आप ये देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्म में क्या है, Na+ एंड Cl-, जो कि चार्ज कैरियर्स की तरह वर्क करेंगे। आई बात समझ में? तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो प्योर वाटर होता है वो बेड कंडक्टर होता है। तो यहाँ पर लिखें प्योर वाटर इज द बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर इज द बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर अपन बात करें किसकी, 8 पॉइंट में डेंसिटी की। डेंसिटी समझते हैं आप सभी, डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। शॉर्ट में अगर अपन लिखेंगे इसको तो लिखेंगे रो इज इक्वल टू m/v। जो डेंसिटी होती है वाटर की जो डेंसिटी होगी वो होती है 1 ग्राम पर cc एट 4 डिग्री सेल्सियस, और 4 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। आई बात समझ में? 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी वो होगी मैक्सिमम डेंसिटी। ठीक है, यहाँ तक 8 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल, राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो आपको आनी चाहिए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग तो होगा नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, और टेस्ट नहीं होता, कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तीनों एक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें क्या होती है पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ वाटर इज, तो फिर आपको चारों ऑप्शन में कन्फ्यूजन ना हो तो आप सीधी सीधी लाइन ही लर्न कर लें कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अब इन चीज़ों को क्या है आप रटे ना, इसको याद ही कर लें, अच्छे से लर्न कर लें, ताकि ये आगे जाके जब आप 9th क्लास में मैटर चैप्टर पढ़ेंगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है वाटर। वो पूरा चैप्टर लगभग वाटर पर ही बेस्ड है। तो अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और ये सारी चीज़ें याद होंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं वाटर की, 9th प्रॉपर्टी, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट।
वाटर को हम क्या कहते हैं बच्चों? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब क्यों कहते हैं इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट? सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट का मतलब होता है जो कि सॉल्यूट को डिसॉल्व करने का काम करे। जैसे अगर हम मान लें कि हमने एक बीकर लिया और बीकर के अंदर हमने 100 ml वाटर लिया है। अब यहाँ पर आप क्या डाल रहे हो? कॉमन सॉल्ट डाल रहे हो, NaCl। ठीक है, हमने कॉमन सॉल्ट लिया यहाँ पर। ठीक है, अब पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट आपने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब आप इसको स्पून से स्टर कर देंगे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये सॉल्यूशन बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। ठीक है ना? तो अब इसमें जो लोअर अमाउंट में था वो तो क्या होगा? सॉल्यूट होगा, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। और जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या है? सॉल्वेंट। अब मोर अमाउंट में तो प्रेजेंट है, साथ ही साथ क्या है? ये इसको डिसॉल्व करने का काम कर रहा है, क्योंकि सॉलिड था कॉमन सॉल्ट, उसको इसने क्या किया? डिसॉल्व कर दिया वाटर में। ठीक है ना? मतलब अपने आप में डिसॉल्व करवा लिया। ठीक है, तो ये क्या है? एक सॉल्यूशन तैयार हो गया हमारे पास। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वाई वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये क्वेश्चन आता भी है कई बार एग्जाम में। तो यहाँ लिखें आप वाटर कैन डिसॉल्व इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कौन कौन से? जैसे मान लीजिए कॉमन सॉल्ट, KCl। KCl क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड, CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये तो हुए आपके इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट सब्सटेंसेस। एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। हमारी बॉडी में प्रेजेंट जितने भी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, ठीक है, उनको डिसॉल्व करने का काम कौन करवाता है? वाटर। अगर वाटर नहीं होगा तो ये कैसे डिसॉल्व होंगे? कैसे ये डिसॉल्व फॉर्म में हमारी बॉडी में ये काम आएंगे? तो वाटर क्या है? एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। इसमें क्या होता है कि लगभग सारी ही जितनी भी दुनिया में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो इजीली इसके अंदर सॉल्यूबल हो जाती हैं, और सॉल्यूबल होने की वजह से ही वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करती हैं। मैंने आपको जब एसिड बेस पढ़ाया था तब मैंने आपको ये चीज़ अच्छे से बताई थी कि अगर HCl जो है वो ड्राई फॉर्म में होगा तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो क्या होगा? वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ को शो करना स्टार्ट कैसे? एक तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, H+ दे देगा वाटर में, H3O+ बना लेगा। ये चीज़ें हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट में बहुत अच्छे से पढ़ी थी। ठीक है ना? तो आपको ये चीज़ याद होंगी। ठीक है, तो ये हुई आपकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर ख़त्म। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर पर। ठीक है, तो हम देखेंगे किस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की। केमिकल का मतलब क्या होता है? कि वो किसी भी और अदर एलिमेंट से कंबाइन होकर दूसरा कोई भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। उसको क्या बोल देंगे हम? कि इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे हम इसमें पढ़ेंगे मेटल्स की रिएक्शन के बारे में, क्योंकि वाटर जो होते हैं वो मेटल से इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, अब किन किन कंडीशंस में वो रिएक्ट करते हैं, क्या होता है और क्या बनता है। ठीक है, क्या कंपाउंड बनेगा और जो कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो चलो अपन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग डाल लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी है वाटर की, मैंने आपको जब एसिड बेस पढ़ाया था तो मैंने आपको pH बताया था। pH क्या होता है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। अगर pH 7 होगा तो कौन सी कंडीशन आ जाती है? न्यूट्रल कंडीशन आ जाती है। तो एक बात अगर बताऊं मैं आपको कि जो वाटर है बेटा वो क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है ना? इसकी pH क्या होगी? 7 होगी।
तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वाटर हैज pH इज इक्वल टू 7, ब्रैकेट में लिखें कौन सी कंडीशन है, न्यूट्रल, ठीक है, दैट इज नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। अगर हम लिटमस टेस्ट लगाएं तो क्या लिटमस का कलर चेंज होगा, क्या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बिकॉज वाटर क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो न्यूट्रल कंपाउंड का लिटमस पर कोई असर होता ही नहीं है। एसिड होगा तो ब्लू टू रेड, और बेस होगा तो रेड टू ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे लगाएं डबल स्टार। वाटर रिएक्ट विथ metals, water react with metals forming oxides and हाइड्रोक्साइड्स। अब ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स क्या होती हैं? देखो, अगर किसी में सिर्फ ऑक्सीजन अटैच्ड है तो वो ऑक्साइड, और किसी में OH अटैच्ड है तो वो हाइड्रोक्साइड। आपको इजीली पहचान में आ जाएगा, अभी आप एक रिएक्शन करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऑक्साइड क्या होती है और हाइड्रोक्साइड क्या होती है, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को ऐसे समझें, जो मेटल है बच्चों, मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और क्या फॉर्म करेगी, ऑक्साइड्स बनाएगी, हाइड्रोक्साइड्स बनाएगी, ठीक है, ऑक्साइड्स बनाएगी और हाइड्रोक्साइड्स बनाएगी। अब क्या वाटर की कोई फिजिकल स्टेट का फर्क पड़ेगा क्या मेटल पर? बिल्कुल पड़ेगा। जो वाटर है अगर वो बॉइल्ड स्टेट में है तो अलग रिएक्शन होगी। अगर कुछ ऐसे मेटल है मतलब दुनिया में जो कि नॉर्मल कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्शन ही शो नहीं करेंगे। जैसे अगर अपन बात करें मैग्नीशियम की, जिंक की, तो ये नॉर्मल कोल्ड वाटर से कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है। आयरन है, आयरन रेड हॉट स्टीम से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि बॉइलिंग वाटर या फिर स्टीम से ही रिएक्ट करेंगे। तो अगर अपन बात करें इसमें वाटर की, तो वाटर की हम 3 कंडीशंस को ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो कोल्ड वाटर, एक बॉइलिंग वाटर, और थर्ड है स्टीम। अब अगर अपन बात करें कोल्ड वाटर की, तो नॉर्मल जो रिएक्टिव हाइपर रिएक्टिव एलिमेंट है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये रिएक्ट कर लेंगे। बॉइलिंग वाटर से मैग्नीशियम रिएक्ट कर लेगा। और स्टीम की अगर अपन बात करें तो इससे रिएक्ट करते हैं जिंक और आयरन। और भी एलिमेंट्स हैं, ऐसी बात नहीं है, जो मैंने लिखा है सिर्फ वही है, बट आपके 7th क्लास के अकॉर्डिंग अगर आप इनकी रिएक्शन ही लर्न कर लें तो वही बहुत अच्छा है, क्योंकि इनकी रिएक्शन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। अब एक चीज़ और है इसमें, अगर मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बना लेगी मेटल? यूजुअल केस में तो क्या बनाएगी? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगी, ठीक है। स्टीम और बॉइलिंग वाटर वाले केस में ऑक्साइड बनाएगी, ठीक है ना। और क्या रिलीज करेगी? एक चीज़ और, तो वो है हमारी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस को कैसे पहचानेंगे बच्चों? जब आप एक बर्निंग मैच स्टिक हाइड्रोजन गैस के पास लेकर आएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, और उस पॉप साउंड से हमें ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। इसका मतलब मेटल हैज़ बीन कन्वर्टेड टू हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिटेक्शन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। यहाँ लिखे व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक is brought near hydrogen gas, it burns with a कैसा साउंड? ओप साउंड। आई बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या है, रिएक्शंस लिख के देख लेते हैं। हम नेक्स्ट रिएक्शन वाला पार्ट लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, मेटल की रिएक्शन
अलग अलग मेटल्स की रिएक्शन वाटर से कराएंगे और वाटर की कंडीशंस भी बता देंगे कि ये कोल्ड है, ठीक है, बॉइलिंग वाटर है या फिर स्टीम वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट रिएक्शन वाला पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ पर हेडिंग डाल दें, लिखे पहला रिएक्शन सोडियम हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया है, सोडियम, इसकी रिएक्शन कराएंगे वाटर से। और कैसा है वाटर, कोल्ड है, नॉर्मल टैप वाटर भी ले सकते हैं, ठीक है। कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये होगा एक्वस कंडीशन में, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज होगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस। आई बात समझ में। ये जो मैंने एरो लगाया है ये इवोल्यूशन और लिबरेशन को शो करता है, क्या मतलब गैस इवॉल्व हुई है इस एरो के लिए, ठीक है। तो कौन सी गैस इवॉल्व हुई है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पोटेशियम वाटर KOH H2 गैस रिलीज, ठीक है, H2 गैस रिलीज। यहाँ पर बैलेंस कर दें आप, ठीक है। फर्स्ट वाले में भी बैलेंसिंग शो करनी जरूरी है, तो यहाँ पे लगेगा 2Na, ठीक है। उसके बाद आएगा 2H2O और 2NaOH, ठीक है। बैलेंसिंग शो करनी जरूरी है। बैलेंसिंग का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्टेंट्स के नंबर हैं, जो एलिमेंट्स के नंबर हैं, वही राइट हैंड साइड होने ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम, ये किसकी थी, पोटेशियम वाटर, क्या बना लेगा बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। कैल्शियम वाटर क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, सॉरी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसको लिख लें आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको ये समझ में आ रहा है ये प्रोडक्ट्स बन कैसे रहे हैं। यहाँ पर मैंने NaOH क्या लिखा, यहाँ पर KOH लिख दिया, यहाँ CaOH होल ट्वाइस लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने CaOH होल ट्वाइस क्यों लिखा है, CaOH क्यों नहीं लिखा, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो यहाँ पर हम एक बार करके देख लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्मेशन, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। देखो बच्चों, कैल्शियम जो होता है उसकी वैलेंसी होती है +2 और हाइड्रोक्साइड जो होता है उसकी वैलेंसी होती है -1। दोनों को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। ये चीज़ आपने जनरल केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ी है तो वो वाला लेक्चर देख लें जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्मेशन है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4th नंबर मैग्नीशियम का ले लेते हैं हम। अब क्या मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेगा, क्या नहीं करेगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है वो वाटर से रिएक्ट करेगा, लेकिन कैसा होगा, बॉइलिंग वाटर। और बॉइलिंग वाटर के साथ ये रिएक्ट करके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ना कि हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कौन सी गैस रिलीज करेगा, H2 गैस। 5th नंबर पे अगर अपन बात करें तो हम एग्जांपल लेते हैं किसका, जिंक का। जिंक जो होता है बच्चों वो स्टीम से रिएक्ट करता है, ये स्टीम से रिएक्ट करेगा, नॉर्मल लिक्विड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड H2 रिलीज। तो जिंक ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस रिलीज। लास्ट रिएक्शन में ले रही हूँ आयरन की। आयरन जो होता है वो वाटर से रिएक्ट करता है, और वाटर किस कंडीशन में है, यहाँ पर आप मेंशन करें स्टार लगा के,
रेड हॉट स्टीम। क्या है ये? रेड हॉट स्टीम। क्या बना लेगा? क्या बनाएगा? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज। तो ये Fe3O4 क्या है? आयरन 2,3 ऑक्साइड, ये इसका नेम है। फेरोफेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आयरन 2,3 ऑक्साइड, ठीक है। अब आप बैलेंस करना चाहें इसको बैलेंस कर लेना। लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट्स के नंबर और राइट हैंड साइड एलिमेंट्स के नंबर जो है वो इक्वल कर लेना, ठीक है। जैसे आप एक बार देख लीजिएगा, अगर अब इसी केस में एक स्पेशल केस है, अगर मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ना कि ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, बॉइलिंग वाटर दिया हुआ है या फिर स्टीम दिया हुआ है। अब नेक्स्ट एक चीज़ और आयरन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आयरन जो है, आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर एंड ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म्स, क्या बनाएगा? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और इसका फॉर्मूला लिख लें। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3.XH2O and this is called the rusting of iron, ठीक है। अब आयरन जो होता है, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था जब मैंने फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़े थे हमने बच्चों, तो हमने करोजन और रस्टिंग अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अब उसमें हमने क्या देखा था कि जो आयरन है वो बहुत जल्दी इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करता है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक आयरन नेल है, ठीक है, इस पर अटैक हुआ ऑक्सीजन का और इस पर अटैक हुआ वाटर का, दोनों को कंबाइन करके क्या बना लेगा? ये Fe2O3.XH2O, और इसे ही बोलते हैं क्या? रस्ट, ठीक है, जंग लग जाना, ठीक है। तो आयरन जो है वो बहुत इजीली ऑक्सीजन और वाटर दोनों को ही कंबाइन कर लेता है और रस्टिंग कर लेता है, मतलब अपने आप को डिग्रेड कर लेता है। और इसका फॉर्मूला होता है क्या? Fe2O3.XH2O, और इसको बोलते हैं क्या? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या फिर हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और एक बार आप इसका रिवीजन भी कर लें कि दोनों में कंपैरिजन क्या है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज ना हो। थैंक यू।